कभी कभी गियर बॉक्स असेंबल करते हुए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फीलिंग आती है कि ये कॉम्बिनेशन सही जाएगा, ये परमुटेशन सही जाएगा तो गियर बॉक्स सही चलेगा, बैकलैश इतना होना चाहिए, फिट इतना होना चाहिए, या आपका अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए तो बैक गियर बॉक्स सही चलेगा। क्या मेरा गियर बॉक्स इस वजह से तो खराब नहीं हो सकता? क्या मेरा गियर बॉक्स लूजनेस की वजह से तो खराब नहीं हो सकता? ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको गियर बॉक्स असेंबली और उससे पहले के क्या मेजर है, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको गियर बॉक्स असेंबली के पहले का क्या पार्ट है, उस चीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि जब हम गियर बॉक्स असेंबली करने जाएं तो हमारे पास सब बेसिक नॉलेज हो और हमें कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन ना रहे जिससे हम गियर बॉक्स असेंबली के टाइम पे कहीं पे फंसे। तो अगर मैं आपको बोलूँ, गियर बॉक्स एक पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है जो एक ड्राइवर से पावर लेकर के ड्रिवन में आगे देता है। इसमें ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। इसके मेन 4 कंपोनेंट हैं। इन 4 में गियर्स, शाफ्ट, बेरिंग और लुब्रिकेशन मैं कंपोनेंट में काउंट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों के अलावा गियर बॉक्स में और कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। इन चारों से रिलेटेड 5 मैं कॉमन मिस्टेक आपको बताने वाला हूँ। ये 5 मिस्टेक हो जाने से आपका 80% मिस्टेक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं ऐसी 7 डायमेंशन आपको बताऊंगा जो गियर बॉक्स असेंबली में, ये अगर आपके डायमेंशन सही मेंटेन कर लिया आपने तो आपका गियर बॉक्स में असेंबली के टाइम में आपको बहुत आसानी रहने वाली है। उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स बताऊंगा जो गियर बॉक्स असेंबली में हमें काम आते हैं। गियर बॉक्स आया और सीधा आपने स्पैनर उठा के उसे डिसमेंटलिंग करना शुरू कर। डिसमेंटलिंग में सीधा स्पैनर उठा के काम करने लग जाना उस रूट कॉज को सर्वाइव कराएगा जो नेक्स्ट गियर बॉक्स असेंबली में हमें प्रॉब्लम का कारण बन सकता है या नेक्स्ट फेलियर का कारण हो सकता है। इसीलिए गियर बॉक्स डिसमेंटलिंग से पहले आपको गियर बॉक्स को एनालिसिस करके क्या उसकी केसिंग में कोई क्रैक है, क्या उसका सील कोई से डैमेज है, या उसका ऑयल का कंडीशन कैसा है। इसी से हमारा दूसरा मिस्टेक पता चलता है, ऑयल कलर को इग्नोर कर। जनरली गियर बॉक्स डिसमेंटलिंग के टाइम पे ऑयल साइड पे ड्रेन कर दिया जाता है, जिसको ना तो कोई सैंपल किया जाता है, ना ही उसके बारे में स्टडी की जाती है कि किस वजह से गियर बॉक्स फेल। तो आपको गियर बॉक्स ऑयल कलर को इग्नोर नहीं करना है, ऑयल सैंपल आपको लेके रखना है। मैं अक्सर ही गियर बॉक्स ऑयल को ऑयल डिटेक्टिव के तौर पे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ऑयल का कलर, ऑयल का कंडीशन हमें गियर बॉक्स का ओवरऑल कंडीशन और उसके फेलियर का कॉज के बारे में बता देते हैं। ये वाले चार्ट को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ऑयल के कलर के हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एम्बर कलर का ऑयल या क्लीन ऑयल होने से आपको पता चलता है गियर बॉक्स में कोई इशू नहीं था, आपका गियर बॉक्स अच्छा चल रहा था, जिससे आपका ऑयल का कलर डिग्रेड नहीं हुआ है। नंबर 2 पे है कि ऑयल कलर ब्लैक हो जाने पे। ऑयल कलर ब्लैक होता है ऑक्सीडेशन से। जब ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाता है, ऑयल कलर अपना कलर को लूज करता है, इट गॉट बर्न्ड, जलने की वजह से उसका कलर ब्लैक हो जाता है। अगर आपका ऑयल कलर क्लाउडी या मिल्की है तो ये होता है वाटर कंटामिनेशन की वजह से। ऑयल में जब वाटर मिक्स होता है तो एक मिल्की फॉर्मेशन बनाता है जो हमें एनालिसिस के टाइम पे हेल्प कर देता है कि इसमें पानी मिक्स हो चुका है। ऑयल सील डैमेज होने की वजह से, ब्रीदर डैमेज होने की वजह से आपको डायरेक्ट वाटर गियर बॉक्स में चला जाता है। इसके अगला स्पार्कलिंग या मेटालिक शाइन। जब गियर बॉक्स के इंटरनल पार्ट्स या गियर के बैरिंग्स या केसिंग से कोई मटेरियल वेयर आउट होता है, वो वेयर आउट हुआ मटेरियल ऑयल के साथ बाहर आता है, हमें पार्टिकल्स दिखते हैं, मेटल कलर स्पार्क करते हुए, चलते हुए, शाइन करते हुए। तो ये हमें नोटिफिकेशन होता है कि ऑयल में कहीं से मेटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। इस मेटल के रीजन को ट्रेस करिए और उसको सॉर्ट आउट करिए। सोर ऑर्डर, या आप कह सकते हैं इसको एसिडिक पी या बर्न्ड ऑयल का एडवांस स्टेज। जब ऑयल कंटिन्यूस टेम्परेचर रेज होते गया, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वो पूरा ऑयल पूरी तरह जल गया। जलने से उसमें एक बदबू सी आने लग जाती है, जिसको मैं बोला आपको सोर ऑर्डर। वो बदबू इतनी ही तेज होती है, आप उसको अपने नाक के पास भी नहीं ला सकते, वो इतना जल जाता है। ब्रीदर चोक होने की वजह से आपका जो वेपर है, ऑयल गर्म हो रहा है, वेपर बाहर नहीं जा पा रहा है, वो वेपर वापस आके ऑयल को और गर्म कर रहा है। गियर बॉक्स के ब्रीदर से सांस नहीं आ रही, चोक हो गया है, तो भी ये आपको कंडीशन बन सकती है। इसीलिए कंटिन्यूस गियर बॉक्स का ब्रीदर बीच बीच में आपको क्लीन करते रहना है, गियर बॉक्स के ऑयल को रिप्लेस करते रहना है, चेक करते रहना है कि आपके गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑयल कलर को आप देख के समझ सकते हैं, उसके साथ जो बाकी मेटल पार्टिकल और उसके वाटर को कैसे कंफर्म करें, इसके लिए मैं आपको टिप्स बताता हूँ। आपको यूज्ड गियर बॉक्स ऑयल और फ्रेश ऑयल दोनों दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट बोतल में लेके तकरीबन आधा घंटा रखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो ऑयल कलर है वो अपने नेचुरल शेप में आ चुका होगा। तो आप इस टाइम पे यूज्ड गियर बॉक्स का ऑयल के कलर को देख सकते हैं कि वो किस तरह का कलर दिख रहा है। क्या वो क्लीन हुआ, या वो अभी भी ब्लैक है, या अभी भी वो शाइनिंग है। शाइनिंग वो अभी तक नहीं रहेगा क्योंकि उसके जो मेटल पार्टिकल है, ड्यू टू ग्रेविटी विद द टाइम इट विल गेट शटर डाउन। तो आपको देखेंगे कि बॉटल के बॉटम में वो सब पार्टिकल्स आके बैठ गए होंगे जो शाइन कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा बॉटल को टिल्ट करेंगे, आपको नीचे से वो स्लरी टाइप का जो मेटल है वो फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। और अगर मान लीजिए उसमें वाटर कंटामिनेशन का इश्यू था, तो अभी तक वाटर और ऑयल दोनों अपनी एक अलग अलग लेयर में आ चुके होंगे, जिससे हमें पता चला होगा कि ये वाटर है, ये ऑयल है। तो इस तरीके से आप अपने ऑयल को एनालिसिस कर सकते हैं। उसका अगला है हैमर हैबिट। ये मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। बेरिंग डाले शाफ्ट में बेरिंग को लगाया, लगे उसे हैमर से पीट पीट के डैमेज कर। बेरिंग को शाफ्ट में इंस्टॉल करने का सही तरीका है इंडक्शन हीटर। आपको बेरिंग को 80 टू 100 डिग्री टेम्परेचर, 110 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करना है। इनर जब वो अपना हीट हो जाएगा तो आपको उसको शाफ्ट के ऊपर जस्ट हैंड से प्रेस कर देना है,
तो क्या होगा कि आपको बिना किसी हैमर को यूज़ किए या बिना ठोके पीटे आपका जो शाफ्ट में कि ये बेरिंग इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे शाफ्ट या बेरिंग कहीं पे भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, बेरिंग सेफली शाफ्ट में चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास इंडक्शन हीटर का ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास इंडक्शन हीटर है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए भी एक्सक्यूज़ नहीं है, उसके लिए भी यही है कि आपके इनर रेस के हिसाब से आप प्रॉपर स्लीव लीजिए, इनर रेस के ऊपर उस स्लीव को रखिए और स्लीव को हैमर कीजिए, जिससे क्या होगा, इनर रेस शाफ्ट के ऊपर मूव करेगा और बेरिंग इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट हैमर बेरिंग के आउटर रेस पे मार रहे हैं, जो कि लोग मारते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आउटर रेस पे जब आप हैमर मार रहे होते हैं तो वो हैमर का इम्पैक्ट आउटर रेस में जाता है, आउटर रेस से रोलिंग एलिमेंट बॉल या रोलर रहेगा उस पे जाएगा, रोलर से आपके इनर रेस पे जाएगा, इनर रेस फिर शाफ्ट के ऊपर स्लाइड होगा। एक तो आपने डायरेक्ट इनर रेस को मार के ठेल दिया, दूसरे केस में आप पहले आउटर रेस को मार रहे हैं, आउटर रेस फर्स्ट इनर रोलिंग एलिमेंट को डैमेज कर रहा है, रोलिंग एलिमेंट इनर रेस को डैमेज कर रहा है, इनर रेस फिर मूव ओवर। तो आपने एक तो अपना लोड कम कर दिया, 3 जगह से डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग जगह से होके आएगा। दूसरा क्या है कि आपने बेरिंग को भी डैमेज कर दिया। तो इसीलिए आपको पहले तो इंडक्शन हीटर यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं कर पा रहे या नहीं है तो आपको इनर रेस के ऊपर स्लीव को लेकर के, जो उस टाई के हिसाब से स्लीव को लेकर के उसको हैमर करना है, ताकि बेरिंग इजीली अंदर जाए। अगर बेरिंग का डाया के हिसाब से आपके पास स्लीव नहीं है तो बेरिंग पंचेस होते हैं, वो पंच इनर रेस पे रख के, रॉड जैसे इनर रेस पे रख के आप हैमर करेंगे तो बेरिंग अंदर इंस्टॉल होगा। डायरेक्ट हैमर आपको कभी भी नहीं मारना बेरिंग। अगला मिस्टेक है गियर्स को इंस्पेक्ट ना करना। जनरली गियर्स को रीयूज किया जाता है, तो इस केस में जो पुराने गियर हैं उसको वैसे ही क्लीन करके लगा दिया जाता है, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है उसको इंस्पेक्ट नहीं किया जाता। गियर्स को लीजिए, उसको क्लीन करिए, रग से क्लीन करिए, रग से क्लीन करने के बाद उसकी कंडीशन को देखिए, क्लॉथ को क्लीन किया, उसके ऊपर कोई क्रैक है कि नहीं, उसके ऊपर कोई स्क्रैच आया कि नहीं, उस कंडीशन को आप देखिए, वो आपको नेक्ड आई से पता चल जाएंगे। उसके बाद पिटिंग्स मार्क्स, अगर गियर्स के ऊपर पिटिंग मार्क हैं, अगर तो ये लिमिटेड क्वांटिटी और थोड़े एरिया में है तो आपका चलेगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा है और बहुत सारे हैं और थ्रू आउट द गियर प्रोफाइल है तो आपको गियर्स को चेंज करना पड़ेगा। पिटिंग मार्क्स, लो लुब्रिकेशन और फटीग लोड की वजह से आते हैं। दूसरा है स्कोरिंग। जब रनिंग में गियर बॉक्स में ऑयल फिल्म फेल कर जाती है तो गियर बॉक्स में हमें स्कोरिंग मार्क्स दिखते हैं। स्कोरिंग वाला गियर्स हैं, इन सबको हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, इसको आपको कंपलसरी एक रिप्लेस ही करना पड़ेगा। उसके अगला है ब्रोकन टीथ। ब्रोकन टीथ के केस में आपको ऑप्शन ही नहीं है, आप चाहे थोड़ा सा भी टीथ होता है, ये टीथ आपको फुल गियर को आपको चेंज करना है, क्योंकि ये टीथ वापस जाके अपने पेयरिंग गियर के दूसरे टीथ को तोड़ेगा, वो टीथ आके इसके किसी गियर को तोड़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को साइमल्टेनियसली तोड़ते रहेंगे जब तक दोनों गियर खाली नहीं हो जाते। तो जब भी एक भी गियर डैमेज है तो आप कोशिश करिए उसको निकाल के दूसरा गियर लगाइए, ताकि आपका जो दूसरा पेयर का जो दूसरा पार्ट है वो सेफ रह सके। उससे अगला है निगलेक्टिंग बेरिंग क्लियरेंसेस और फिटनेस। ये डायमेंशन में भी आता है पार्ट, लेकिन यहाँ पे मेरे को बताने का ये कहना है कि मिस्टेक भी होता है। शाफ्ट मिला, बेरिंग मिला, लोग लगाने लग गए, ऐसे नहीं करना। आपको शाफ्ट और बेरिंग का क्या फिट है उसको कंफर्म करना है और उसके हिसाब से आपको बेरिंग को इंस्टॉल करना। अगर आपका यूज शाफ्ट है, ओल्ड शाफ्ट है, तो देयर इज ए रीजन कि आपके बेरिंग डालने निकालने से क्या हो सकता है कि जो बेरिंग एरिया वो माइनस हो गया हो, जो लूजनेस इनर रेस के साथ आ सकती है, तो उस केस में आपको शाफ्ट को रिपेयर करना पड़ेगा या आपको नया शाफ्ट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 50 mm का बेरिंग का आईडी है तो वहाँ पे 50.010 टू 50.025 इस रेंज के बीच ही आपका क्लियरेंसेस रहना चाहिए। अगर शाफ्ट आपका लूज है, बेरिंग शाफ्ट पे लूज है, तो बेरिंग प्रॉपर्ली फिट नहीं होगा, इस लूजनेस की वजह से वाइब्रेशन आएगा जो आपके गियर बॉक्स को फर्दर डैमेज कर सकता है। और अगर ये ज़्यादा टाइट है तो आपका बेरिंग इंस्टॉल ही नहीं होगा, ये आप इंस्टॉल करने के टाइम आप फोर्स करेंगे, फोर्स करने के टाइम पे ये बेरिंग पहले से ही इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही डैमेज हो जाए। तो इसीलिए आपको शाफ्ट और बेरिंग का डायमेंशन लेना है और उसकी क्लियरेंस के हिसाब से आपको रखना है। ये सब वो कॉमन मिस्टेक थी जो हमने अभी डिस्कस की गियर बॉक्स डिसमेंटलिंग के टाइम। लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं जब आप असेंबल करने जाएंगे। जब आप असेंबल करेंगे आपके पास ये सब डाटा रहेगा तो आपको क्लियरिटी रहेगी कि मेरा गियर बॉक्स दोबारा फेल नहीं हो सकता। अब अगला है डायमेंशंस का पार्ट। डायमेंशन में हमें ऐसे 7 डायमेंशन चाहिए, इसके अलावा भी कुछ डायमेंशन होते हैं, लेकिन ये तो मस्ट है, गियर बॉक्स असेंबली को आसान और लाइबल बनाती हैं। पहला है शाफ्ट रन आउट। शाफ्ट रन आउट होने से वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन से आपको फेलियर इंड्यूस होता है। वाइब्रेशन को इग्नोर करने के लिए आप शाफ्ट स्ट्रेट होनी चाहिए और विद इन रेंज होनी चाहिए। अगर आपके शाफ्ट का डाया 50 mm तक है तो ये 0.03 mm तक रन आउट अलाउ कर सकते हैं। अगर ये 50 to 100 है तो इसमें 0.05 mm तक हम रन आउट अलाउड कर सकते हैं। ऊपर रहने से हमें शाफ्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। रन आउट होने से ये गियर को अलग अलग तरीके से कभी पास हो जाएंगे गियर, कभी दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे पास हुए, जब दूर हो गए तो इसमें बैकलैश आपको क्लियरेंस मिलेगा ही, प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इसलिए रन आउट शाफ्ट का चेक करना जरूरी है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आप शाफ्ट बैंड या अलाइनमेंट वाला जो कंपैरिजन है उसमें आप शाफ्ट रन आउट कैसे चेक करते हैं वो देख सकते हैं। नंबर 2 पे है बेरिंग क्लियरेंसेस। बेरिंग क्लियरेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको मिस्टेक वाले पार्ट में समझा दिया है। उसका जो
क्या रेंज रहना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए, उसके रिलेटेड मैंने आपको एक चार्ट भी दिया था जो मैं यहाँ पे भी डाल दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि गियर बॉक्स में 4 कंपोनेंट है, शाफ्ट, बेरिंग, गियर्स और डुप्लीकेशन। अब बेरिंग पे इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि शाफ्ट के ऊपर गियर रहेंगे जो एक दूसरे से मैश होंगे। उन मैश हुए गियर का लोड शाफ्ट में आएगा, शाफ्ट का लोड बेरिंग्स के ऊपर आएगा। तो ये फिट कैसा है, शाफ्ट और बेरिंग के बीच में फिट कैसा है, ये आपको मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि ये कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगला जो डायमेंशन है वो है बोर। हमने शाफ्ट के ऊपर बेरिंग कितना फिट होना चाहिए ये तो चेक कर लिया, लेकिन बेरिंग का आउटर रेस और केसिंग का जो इनर बेरिंग का केसिंग का जो बोर है उसके बीच का राउंडनेस वो 0.03 mm होना चाहिए। वो एरिया कैसा है, वो सरफेस कैसा है और उसकी कंडीशन कैसी है, बोर डाया से चेक करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए ये जो बेरिंग का ओडी और बोर्ड आया है ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये माइनस है तो आपको मशीन करना पड़ेगा, अगर ये प्लस है तो आपको उसमें स्लीव इंड्यूस करना पड़ सकता है, करेक्टिंग स्लीव आप उसमें लगा सकते हैं या आप उसको रीमशीनिंग का कोई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें राउंडनेस 0.03 mm तक होना चाहिए। अगला है बैकलैश। ऑलवेज मेजर बैकलैश। जितनी बार भी आप गियर बॉक्स खोलो आपको हमेशा हर बार बैकलैश चेक करना है, कभी भी आपको बैकलैश को अज्यूम करके नहीं चलना। अगली वीडियो में जब हम गियर बॉक्स असेंबली कर रहे होंगे तब मैं आपको बैकलैश कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझा। तब तक आप ये समझ लीजिए गियर मॉड्यूल के हिसाब से बैकलैश होता है। अगर आपका मॉड्यूल 2 है तो आपका जो बैकलैश है 0.05 से 0.1 mm तक रहेगा। इस तरह से अलग अलग रेंज रहती है मॉड्यूल की। कभी कभी हमें गियर बॉक्स का जो असेंबली का मैनुअल है उसमें भी बैकलैश दिया रहता है, नहीं तो हमारे जो गियर्स के मॉड्यूल क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम बैकलैश को देख सकते हैं। बैकलैश कम होने से दो गियर के बीच में रैटलिंग का साउंड आएगा, टेम्परेचर रहेगा और जो फेलियर की तरफ हमें ले जाएगा। इसलिए बैकलैश का सही होना ज़रूरी है। और अगर बैकलैश ज़्यादा हुआ तो बार बार इम्पैक्ट एक गियर का दूसरे गियर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जो इम्पैक्ट वाइब्रेशन क्रिएट करेगा जो भी फेलियर की तरफ हमें ले जाएगा। इसीलिए बैकलैश को हर बार हमेशा मेजर करना बहुत ज़रूरी है। अगला टूथ कॉन्टैक्ट पैटर्न। एक गियर दूसरे गियर से मैश होते हुए कितना टच हो, इसको चेक करने के लिए टीथ के ऊपर इंजीनियर्स ब्लू लगाएंगे। वो ब्लू लगाने के बाद हम उसे रोटेट करेंगे, रोटेट करके देखेंगे कि दूसरे गियर में किस तरह का प्रोफाइल आया है, वो किस तरह दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे पे कितना एरिया टच कर रहे हैं। तो ये जो टच होने वाला पार्ट 60 to 80% ऑफ द टीथ होना चाहिए और ये सेंटर में रहना चाहिए, एक तरफ में नहीं रहना चाहिए, किसी भी एक तरफ गियर में नहीं रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए और 60 to 80% एरिया टच होना चाहिए। ये अगर टच नहीं हो रहा है या कहीं आउट हो रहा है उसके लिए करेक्शन का एक टेबल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग आपको गियर को एडजस्ट करना है कि गियर जिस तरफ जाएगा ये आपको फ्लोट एडजस्ट करना पड़ेगा। ये इसके लिए चार्ट में आपको दे रहा हूँ। उसके अगला मेजरमेंट है एंड फ्लोट। दोनों तरफ बेरिंग एंड कवर लगा के आपको एक तरफ डायल गेज लगाना है, दूसरी तरफ से शाफ्ट को पुश करना है। पुश करते हुए देखेंगे आपके डायल में रीडिंग आएगी, इसको हम बोलते हैं एंड फ्लोट। ये एंड फ्लोट अकॉर्डिंग टू बेरिंग और अकॉर्डिंग टू मैनुअल होना चाहिए। अगर आपका सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग है तो इसमें एंड फ्लोट नहीं रहता है, ये 0-0 पर रहेगा। अगर आपका टेपर बॉल बेरिंग या टेपर रोलर बेरिंग है तो उसके डायमेंशन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितना एंड फ्लोट रहना चाहिए। इसमें आप गियर को प्री लोड भी कर सकते हैं। प्री लोड आप शिम की हेल्प से गियर के ऊपर लोड देके आप उसको प्री लोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ समझ रखिए कि अगर आपका प्री लोड ज़्यादा हुआ तो आपके गियर से ऊपर हीट जनरेशन होगा, हीट जनरेशन अगेन आपके फेलियर को इंड्यूस करेगा। सेम अगर आपका एंड फ्लोट ज़्यादा हुआ तो आपका लूजनेस रहेगा, लूजनेस से वाइब्रेशन आएंगी, वाइब्रेशन आपको फिर फेलियर की तरफ ले जाएगा। तो एंड फ्लोट या प्री लोड को भी आप अपने मैनुअल के हिसाब से या बेरिंग की डायमेंशन के हिसाब से आप रखिए। उसके रिलेटेड जो चार्ट है वो मैं डाल दे रहा हूँ जिससे आपको हेल्प रहेगा। कपलिंग अलाइनमेंट को डायमेंशन में रखने का कारण यह है गियर बॉक्स ड्राइवर और ड्रिवन के बीच का पार्ट है, ये ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो इसको 2 बार अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। ये जनरली इग्नोर किया जाता है कि गियर को रखा किसी एक तरफ अलाइनमेंट कर दिया और दैट्स इट। नहीं, आपको गियर पहले जो ड्रिवन पार्ट है, चाहे वो पंप है, कंप्रेसर है या कोई भी और मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उसको और गियर बॉक्स को अलाइनमेंट करना है। कंप्रेसर या पंप जो पार्ट है, एक कंपोनेंट रहेगा उसको हम स्टैटिक मान के चलेंगे और गियर बॉक्स को मूवेबल लेके चलेंगे। गियर बॉक्स के साथ इस इक्विपमेंट का अलाइनमेंट करने के बाद हम गियर बॉक्स टू प्राइम मूवर उसके साथ अलाइनमेंट करेंगे। अब गियर बॉक्स हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। पहले ये वाला इक्विपमेंट स्टैंडर्ड हुआ था, अब हमारा गियर बॉक्स स्टैंडर्ड होगा। गियर बॉक्स के हिसाब से हमारा मोटर को हम अलाइन करेंगे। अलाइनमेंट कैसे करते हैं और लेजर अलाइनमेंट कैसे करते हैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उसको जरूर रेफर कर सकते हैं। आप अपने कॉमन 5 मिस्टेक और 7 इंपॉर्टेंट डायमेंशन के बारे में समझ लिया। 70 to 80% फ्रेशर्स या ऐसे अनस्किल्ड मैन पावर से आगे हो चुके हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं। और आप गियर बॉक्स असेंबली के टाइम जब आप चाहेंगे आपके पास विजन रहेगा कि मेरे को क्या क्या करना है, इन चीज़ों को मेरे को फॉलो नहीं करना है और इन चीज़ों को मेरे को इग्नोर नहीं करना है। जब भी आप गियर बॉक्स असेंबली कर रहे हैं ये गोल्डन रूल्स अपने जहन में रखें जिससे आपको गियर बॉक्स असेंबल करने में आसानी रहेगी। नेवर फोर्स। अगर कुछ फिट नहीं हो रहा है तो आप उसे फोर्स मत करें, आप चेक करिए, निकालिए, दोबारा से कंफर्म करिए, मेजर करिए और फिर लगाए। दूसरा मेजर, नेवर अस्यूम। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको लग रहा है ये 5 mm है 10 mm, उसका ये मतलब नहीं वो 5 mm 10 mm ही होगा, वो 5.5 भी हो सकता है या 4.9 भी हो सकता है। आपको हर बार मेजर करना, कभी भी अजम्पशन के ऊपर नहीं।
अगला है एक्यूरेसी ओवर स्पीड। आपको एक्यूरेसी को चूज करना है। स्पीड जल्दी कर देने से अगर आपका इक्विपमेंट दोबारा आपके पास आ रहा है और वो सही नहीं असेंबल हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अगले फेलियर के लिए ऑलरेडी बीज बो दिया है। आपके पास अपनी नोटबुक में हमेशा एक पेन पेपर पे नोट रहना चाहिए कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं, क्या क्या डायमेंशन है। इसका शाफ्ट खड़ा है इतना, इधर था, राइट साइड में कितना था, लेफ्ट साइड में इतना था, इंटरमीडिएट शाफ्ट खड़ा है इतना था, गियर का बोर इतना है। तो सब आपके पास नोट में एक ड्राइंग के साथ और एक मेजरमेंट के साथ रहना चाहिए। मेमोरी आपको धोखा दे देती है। हो सकता है आपके बेरिंग का प्राइस ज़्यादा हो और ये कॉस्टली हो, लेकिन यहाँ पे आप अभी थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में गियर बॉक्स को डैमेज कर दे रहे हैं, जो कि आपके बेरिंग की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा है। तो अगर आपको डाउट लग रहा है कि बेरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बेरिंग को जरूर चेंज करें। बैकलैश को हर बार मेजर करें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि बैकलैश ही गियर बॉक्स के अंदर में मेन मेजरमेंट है। नेवर अस्यूम। जनरली क्या किया जाता है साइड पे, एक गियर को होल्ड करके दूसरे को घुमा के देख लिया था, अच्छा है बैकलैश है, हाँ है, ओके दैट्स इट, बट नॉट लाइक दैट। आपको हर बार बैकलैश को मेजर। अगला है टॉर्क रेंज से टाइट। जनरली टॉर्क हाथ से टाइट किया हुआ, टाइट लग रहा है, ये मेजरमेंट नहीं है। कितने टॉर्क पे हमारे मैनुअल में दिया हुआ है या कितना उस बोल्ट का टॉर्क रेंज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइट करना है, जिस अजम्पशन के ऊपर नहीं। अगला ट्रायल रन। स्टार्ट करो और भूल जाओ वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपको स्टार्ट करने से पहले, लाइन में लेने से पहले गियर बॉक्स का ट्रायल रन लेना जरूर। इसी ट्रायल रन के टाइम पे आपको गियर बॉक्स का साउंड और वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करना है। आपको वाइब्रेशन एनालिसिस से उसकी वाइब्रेशन क्या आ रही है उसके ऊपर जरूर फोकस करना है। यकीन मानिए मशीन बात करती है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि मशीन से कब कौन सा क्वेश्चन पूछ, आपकी वाइब्रेशन का डाटा और आपको गियर बॉक्स का साउंड आपको गियर बॉक्स के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करके दे देगा, गियर बॉक्स किस तरह से चलेगा। अगला पॉइंट है कि जरूरी नहीं है जो फास्ट हो वही अच्छा टेक्नीशियन होता है। फास्ट होना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए रिलायबल, जो एक्यूरेट है, जिसका जॉब रिपीटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, जो एक बार कर दिया तो मीन्स दैट्स इट, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। जो फास्ट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो रिलायबल भी हो। तो आपको एक्सीलेंस को, एक्यूरेसी को और रिलायबिलिटी को चूज कर। अब यहाँ पे हमने गियर बॉक्स की बेसिक कॉमन मिस्टेक और मेजरमेंट और कुछ टिप्स को समझ लिया है। अब अगले वीडियो में जब हम गियर बॉक्स को असेंबल करने जाएंगे तो ये हमारे बेसिक हमारे जहन में रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके बेसिक क्लियर रहने चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज वाला सिचुएशन नहीं बनेगा। आपको पता रहेगा कि मेरे को क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, आपको वो जहन में रखनी है। आपको पता रहेगा मेरे को क्या क्या मेजरमेंट करनी है, आपको वो जहन में रखनी है। और उसी के साथ साथ आपकी जो टिप्स रहेंगी वो आपको फॉलो करनी है, तो आपका गियर बॉक्स असेंबली ईजिली हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स विदाउट एनी आइडिया कोई गियर बॉक्स पे काम करने जाता है, उसको नहीं पता रहता कि क्या क्या चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं या क्या क्या चीज़ें हमारी डिसमेंटलिंग और असेंबली के टाइम, दोनों के टाइम पे काम। इसीलिए क्लीननेस इज द की, आपकी डायमेंशन मेजरमेंट इज द की। आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करके चल। अगले वीडियो में हम गियर बॉक्स असेंबली के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए कीप एनालाइजिंग, कीप लर्निंग। दिस योर होस्ट गुरतेज सिंह।